नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट यूट्यूब चैनल है हमारा रिस्क स्टडी। साथियों, इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, जनरल साइंस के हैं, है ना। तो आप लोग चाहे एसएससी हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्लस रीजनिंग क्वेश्चन भी हमने कंबाइन किया हुआ है। साथियों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, क्यों साथियों, अरस्तु को माना गया है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना दूसरा क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का अपना दूसरा क्वेश्चन होता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे माना गया है। सॉरी, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, अनुवांशिकी का जनक जी जे मेंडल को कहा जाता है। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विकिरण अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। विकिरण अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, विकिरण अनुवांशिकी का जनक एच जे मुलर को कहते हैं। बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है। रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है। साथियों, विलियम हार्वे को माना जाता है। बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बेटसन को कहते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शारीरिक का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक शारीरिक का जनक साथियों एंट्रियास विसैलियस को माना गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। साथियों, जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उत्परिवर्तनवाद का जनक किसे माना जाता है। साथियों, उत्परिवर्तनवाद का जनक हिंगो डी ब्रिज को कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है माइक्रोस्कोपी का जनक किसे माना जाता है। माइक्रोस्कोपी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, माइक्रोस्कोपी का जनक मार्सेलो मालपीजी को कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है। साथियों, सूक्ष्म जैविकी का जनक लुईस पास्चर को कहते हैं या लुईस पास्चर को माना गया है। साथियों, जितना भी मैंने अभी तक बोल दिया, इन सभी क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जीरोंटोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, जीरोंटोलॉजी का जनक व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की को माना गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज का जनक किसे माना जाता है। बैक्टीरियोफेज का जनक किसे माना जाता है। साथियों, बैक्टीरियोफेज का जनक टवार्टन दिहेरिल को कहते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुजनकी का जनक किसे माना जाता है। सुजनकी का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, सुजनकी का जनक फ्रांसिस
गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं या फ्रांसिस गाल्टन को माना गया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे किसे माना जाता है साथियों? क्राइनोलॉजी का जनक थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन को माना गया है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि पादप क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पादप क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथियों? पादप क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स को कहते हैं या माना गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथियों? एडवर्ड जेनर को। किसको? एडवर्ड जेनर को माना गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों जीवाश्म विज्ञान का जनक लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दी विंची को माना गया है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों आ चुका है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भ्रूणकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भ्रूणकी का जनक किसे माना जाता है साथियों? द कॉल्र ई वॉन बेयर, कॉल्र ई वॉन बेयर को आधुनिक भ्रूणकी का जनक माना गया है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है साथियों? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रिंटस, थियोफ्रेंटस को माना गया है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथियों? पादप रोग विज्ञान का जनक ए जे बटलर, ए जे बटलर को कहते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को माना गया है। चलिए यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में होती है? साथियों किसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में होती है? तो पृष्ठ तनाव, यानी कि पृथ्वी के तनाव की वजह से जो द्रव की बूंदें होती हैं वह गोलाकार हो जाती हैं। क्लियर है? पृथ्वी भी क्या करती है? एक बल लगाती है। क्या करती है? एक बल लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वह अपनी ओर खींचती है, तो जो कोई भी बूंद होता है द्रव का वो कैसे हो जाता है? गोलाकार की आकृति में आ जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव। क्लियर है? चलिए बात करेंगे साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? साथियों जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। क्या साथियों? उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? साथियों आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया की स्थिति क्या होती है? बन जाती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव में कशेरुकु की कुल संख्या होती है? मानव में कशेरुकु की कुल संख्या होती है
तो साथियों कशेरुकों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। साथियों हम सभी को पता है यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों की हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं? वह मुड़ जाती हैं। इसलिए विटामिन डी की जरूरत बाल्यावस्था में बहुत अधिक जरूरी माना गया है। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल का साथियों टोकोफेरॉल होता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? साथियों जैसा हम सभी को पता है कि रक्त के थक्का को जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसको होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है ना। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो साथियों स्थिर वैद्युत अवक्षेपित प्रयोग का अंतर किया जाता है किसके लिए? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। किसके लिए साथियों? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। तो किसकी कमी साथियों? क्योंकि यह कार्डियक अरेस्ट करता है। क्या करता है? यह कार्डियक अरेस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेकेंडों में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है साथियों? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? स्तनधारी माना यानी कि पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उन सब की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो साथियों कौन सी होती हैं? तो वह मोनोसाइटस होती है। कौन सी होती है? वह मोनोसाइटस होती है। कौन साथियों? मोनोसाइटस होती है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं साथियों क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया। क्या बोल साथियों? इस्कीमिया कहते हैं। क्या बोल साथियों? इस्कीमिया कहते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? साथियों ऊंट का जो कुबड़ होता है जिसमें कि ऊंट हमारा क्या करता है? पानी को स्टोर करके वहाँ पर रख लेता है, जिससे वह अपना काम महीनों तक चला सकता है ना। तो जो ऊंट का कुबड़ होता है वह किस उत्तक का बना होता है? साथियों जो उत्तक होता है वह हमारा वसामय उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? वह वसामय उत्तक का बना होता है। क्लियर है साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो कितना पाता है साथियों? 22 जोड़े। कितना साथियों? 22 प्लस वाई सॉरी 22 प्लस वाई क्रोमोसोम क्या करता है? पाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। किसके साथ साथियों? पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा निर्धारित का होता है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? साथियों ECG जो होता है हमारा हृदय के गतिविधि को दर्शाता है। किसका? हृदय के गतिविधि को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो साथियों इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? साथियों वसा उत्तक के। किसके? वसा उत्तक के कारण होता है। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है?
चलिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। तो साथियों उत्तक का उदाहरण कौन है, रक्त। कौन साथियों, रक्त हमारा किसका उदाहरण है, हमारा उत्तक का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो साथियों जो इंद्रधनुष होता है वो हमारा वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। साथियों अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर जो हमारा आकाश होता है वह हमें काला रंग का दिखाई देता है। कौन सा साथियों, काला रंग का हमें दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या हो जाता है, उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। कितना साथियों, उसका जो घनत्व होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रकाश प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। साथियों वैद्युत ऊर्जा को, किसके साथियों, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वाहन चालन हेतु पार्श्व हृदय दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उत्तल। किसकी वजह से, उत्तल दर्पण की वजह से। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो क्या रहते हैं साथियों, तो उसमें रंध्र स्टोमेटा पाया जाता है। पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र स्टोमेटा पाया जाता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फेफड़ा का आकार होता है। साथियों फेफड़ा का आकार होता है, साथियों फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। कैसे होता है, शंक्वाकार होता है। साथियों अगर आप लोगों ने 9th 10th की मैथ पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि शंक्वा का आकार कैसा होता है ना। चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। साथियों हम सभी को पता है जो भोजन का पाचन होता है यह कौन सी है, उपापचयन की। किसका, उपापचयन है ना। उपचयन या उपापचयन एक ही बात है। क्लियर है। तो उपचयन बोल दो या उपापचय बोल दो, है ना, बात एक ही है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की प्रक्रिया है। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व कौन सा है। साथियों जो शुद्ध तत्व होता है वह सोडियम होता है, जिसे हम आसानी से कैंची से काट सकते हैं। क्लियर साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो मेरे प्यारे साथियों तो जॉन डाल्टन ने, साथियों जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। साथियों जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। किसमें साथियों, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है। साथियों शरीर की संरचना और वातावरण से, किसके, शरीर की संरचना और वातावरण से संबंधित होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, वह डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वह डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। साथियों, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो दिखाई दे रहा है आप लोग को, लेकिन अगर वास्तव में आप लोग को पता था इसका आंसर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे इसका आंसर पता था कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है हमारे साथियों, लुईस पास्चर। कौन साथियों, लुईस पास्चर ने की थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। साथियों, अस्थायी कण कौन सा हमारा, न्यूट्रॉन है। कौन साथियों, न्यूट्रॉन है हमारा। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था वह बेलिस एवं स्टार लिंक ने, किसने, बेलिस एवं स्टार लिंक ने किया था। क्लियर साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। साथियों, हम सभी को पता है कि टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। किसे, संतृप्त प्रकाश पुंज की क्या होती है, प्राप्ति हमें होती है। क्लियर साथियों। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है साथियों, हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है साथियों, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, बनता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सौर सेल बनाने के लिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। कौन साथियों, सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। साथियों, हम सभी को पता है यह हमारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। किसमें साथियों, यह हमारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। साथियों, हम सभी को पता है CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट लगा है तो प्लीज़ एक ठो कमेंट जरूर कर दें, है ना। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो कैसी होती है साथियों, तो सीलियरी पेशियों के द्वारा होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। कितना होता है साथियों, तो 25 सेंटीमीटर का होता है। कि साथियों, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है तो वह किस में होता है, वह 25 सेंटीमीटर में हो जाता है। चलिए फिर बच्चों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे फिर बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, जो पनडुब्बियाँ होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, पनडुब्बियाँ मतलब पानी के अंदर चलने वाला इंजन, है ना, जिसमें इंसान भी बैठा होता है, तो उस इंजन में किस का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो उस इंजन में भाप का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, भाप ईंधन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। साथियों, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है साथियों, उत्तल लेंस होता है। क्लियर मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है साथियों, तो कूलम्ब है। क्या साथियों, कूलम्ब है। क्लियर है।
चलिए प्यारे साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो साथियों अवतल दर्पण होता है। कौन साथियों? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। साथियों अमोनियम। कौन साथियों? अमोनियम। अमोनियम क्या साथियों? अमोनियम एक क्या होता है? है हमारा धनायन होता है। क्या साथियों? एक धनायन होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। साथियों वह हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। कौन साथियों? वह हमारा क्या होता है? वह हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ पर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे आवृत्ति पर निर्भर करती है। किसमें साथियों? ये हमारे आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। साथियों यह किसके द्वारा होता है? यह हाइड्रा के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि H2O2 प्लस Cl2 की जब क्रिया होती है तो 2HCl प्लस O2 बनता है। तो इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। साथियों यह एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? यह एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से एक बहुत ही प्यारा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो साथियों वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? वह हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या साथियों? वह हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए वीडियो समझ में आ रही है क्या? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एक मिश्र धातु, क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। साथियों ये हमारा हो जाता है ठोस विलयन का। किसका साथियों? ये होता है हमारा ठोस विलयन का एक उदाहरण माना गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात कर देते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। साथियों तो वह हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन साथियों? वह हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A किसकी तुलना में अधिक होती है। साथियों जो हमारी धातु A होती है वह धातु B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या? यस, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक थंब का हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर हमारा एक न्यू क्वेश्चन है हमारा कि जो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है
वह किस पर आधारित होता है या कैसा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है वह अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। वह अपने जीन्स का क्या होता है? आधा हिस्सा होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्रों को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्रों को क्या कहा जाता है? साथियों, उसे हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम पोल या ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यह एक यौगिक एक परमाणु है। एक यौगिक का एक परमाणु होता है। यह कथन क्या होता है साथियों? प्रयोग के लिए गलत होता है। क्या होता है? यह एक क्या होता है? प्रयोग के लिए गलत होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? N2O और H2O क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने दो आवेशित कणों के बीच निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? साथियों, चार्ल्स कुलम्ब ने क्या किया है? नियंत्रित करने वाले नियम को दिया है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? साथियों, हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दुधिया बना देती है। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, यहाँ पर बात कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? साथियों, वो होता है हमारा कम गलनांक और क्वथनांक वाला। कौन साथियों? कम गलनांक और क्वथनांक वाला। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों, कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? साथियों, उन्हें हम स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? संग्रहित कर लेते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य साथियों किसके बराबर होता है? वह शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों? वह हमारे शून्य के बराबर होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? साथियों, स्थान और समय के बीच को दर्शाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और खालिस्तान का संयोजन है।
जो यांत्रिक ऊर्जा होती है प्यारे साथियों और जो गतिज ऊर्जा होती है, यह दोनों किसकी संयोजन है, यह किसका संयोजन है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। किसका साथियों? यह हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या है? संयोजन है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और धातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो साथियों बोरॉन। कौन साथियों? जो बोरॉन होता है वह धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो किस में नहीं होती साथियों? तो यकृत में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ये क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक रेड कलर का दिल का इस बार मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो किसकी वजह से होता है मेरे प्यारे साथियों? साथियों हम सभी को पता है जो पत्तियों का रंग हरा होता है यह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लावक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? जिसे हम हरित लावक के नाम से जानते हैं। चलिए मेरे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पत्तियों का रंग पीला होता है। प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि जब पत्तियां हमारे झड़ने की कगार में आती हैं तो सबसे पहले पत्तियों का कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है, हरा से पीला होता है। उसके बाद क्या होता है? पत्ती हमारी झड़ जाती है। तो जो पत्ती हमारी पीले कलर की हो जाती है वह किसके कारण हो जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों जो पत्ती का रंग हमारा पीला होता है यह कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या हो जाता है? पत्तियों का रंग हमारा पीला हो जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है? चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, कैसा होता है प्यारे साथियों? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है साथियों? टंगस्टन का होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? तो यह लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों कि पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण प्यारे बच्चों? कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो मेरे प्यारे साथियों लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1949 में की थी। डी डुबे ने सन 1949 में की थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री हमारा राइबोसोम कहलाता है। कौन कहलाता है प्यारे बच्चों? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री हमारा कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर किसका मात्रक है? मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे बच्चों जो एम्पियर होता है ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। किसका प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन किसका मात्रक है? तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेडियन होता है ये हमारे कोण का मात्रक होता है। किसका प्यारे बच्चों? कोण का मात्रक होता है।
चलिए यहाँ पर बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक जो क्रोमोसोम पाया जाता है यह टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। किसमें प्यारे बच्चों? टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों जो कपड़े होते हैं हमारे, यदि उसमें जंग लग जाए, अब वो जंग कैसे रहेगा? गलती से जैसे हम किसी रॉड के ऊपर या लोहे के ऊपर अपने कपड़े को टंगा देते हैं प्यारे बच्चों, तो जंग क्या होता है हमारे कपड़ों पे लग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उस जंग को हटाने के लिए, किसी बच्चों उस जंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? तो मेरे बच्चों उस जंग को हम हटाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल से कपड़े को धो देते हैं। किसे? ऑक्जेलिक अम्ल से हम धो देते हैं, जिससे क्या होता है मेरे बच्चों कि हमारा जो जंग होता है वो क्या होता है हमारा निकल जाता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्लियर है? चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानव में, किसमें प्यारे से बच्चों? मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों मानव में जो कशेरुकों की कुल संख्या होती है वह 33 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? वह हमारी 33 होती है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उसमें कमी हो तो विटामिन डी की कमी। मेरे प्यारे बच्चों यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों की जो अस्थियां होती हैं, हड्डी होती है, वह मुड़ जाती हैं। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमने अगली वीडियो में पढ़ा दिया है। इस वीडियो को भी हमने इस क्वेश्चन को भी हमने अगली वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दें। आप लोग के लिए पास 2 सेकंड का समय है। आप लोग के पास 2 सेकंड का समय है तो फटाक से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आंसर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण, जिसको नहीं पता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों हमारा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो मेरे बच्चों वह हमारा परमाणु, कौन सा बच्चों? वह हमारा परमाणु होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो मेरे बच्चों जो परमाणु गुण निर्भर करते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, किसने प्यारे बच्चों? वह हमारे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? एंडोस्कोपी में होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेरनर ने किया था। और किस सन में किया था? तो 1876 में किया था। किसमें किया था प्यारे बच्चों? 1876 में उन्होंने किया था। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों।
चलिए तो बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं कि चूने में यदि चूने में हम पानी को मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले के रूप में क्या होती है? गैस बाहर निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है प्यारे बच्चों? तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेहंदी में किसमें प्यारे बच्चों? मेहंदी में लासोन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मेहंदी का जो कलर होता है वह लाल रंग हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों? तो वे हमारे अनंत बनते हैं। कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों? वे हमारे अनंत में बनते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात कर देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है या करता है ना, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वह ऊपर की ओर क्या होती है प्यारे बच्चों? वह ऊपर की ओर क्या होती है? उठ जाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? वह ऊपर की ओर क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित से कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो साथियों वह घर्षण बल के कारण, किसके कारण बच्चों? वह घर्षण बल के कारण क्या होती है? वह विश्राम की अवस्था में आ जाती है। क्लियर पे बच्चों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा तरल पदार्थ। क्या पर बच्चों? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या होता है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या होता है? इस क्वेश्चन को जस्ट हमने 15-20 क्वेश्चनों के पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है प्यारे बच्चों, है ना, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना, जिस बच्चे के दिमाग में है कि तरल पदार्थ का घनत्व यदि तरल पदार्थ को ये समझिए, जो तरल पदार्थ है जो लिक्विड फॉर्म में है ना, पानी की तरह है, अगर उसको हम गर्म करें, है ना, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है ना। तो कमेंट करिए अगर आप लोग को पता है तो। चलिए जिसको नहीं पता है, जिसका दिमाग से निकल गया तो देख सकता है, तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है ना। चलिए बच्चों तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो साथियों वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? इस क्वेश्चन को भी हमने 15-20-25 क्वेश्चन के पहले पढ़ चुके हैं ना। तो कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? शंक्वाकार होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20-20 में रिपीट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ताकि वो चीज़ आप लोग के माइंड में रह जाए, है ना, माइंड से बाहर ना जाने पाए। चलिए आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए तो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने गौर किया है
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, इससे पहले भी हमने वीडियो को पढ़ाया है, वीडियो में हमने क्वेश्चन को दिया हुआ है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप लोग को दिमाग में है तो, है ना। तो भोजन का जो पाचन होता है प्यारे बच्चों, वह कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो मेरे बच्चों चलिए हम देखते हैं। तो चलिए, उपचयन, या हमने इसे एक और नाम दिया था उपापचय। कौन सा प्यारे बच्चों, उपापचय की अभिक्रिया। कौन सा प्यारे बच्चों, उपापचय की अभिक्रिया को भी इसे हम नाम दे सकते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, उपचयन और उपापचय की अभिक्रिया दोनों एक ही अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सामान्यतः या सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है मेरे बच्चों, तो वह हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों हमारा, वह हमारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है वह कैसे होती है, वह सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। कौन सी होता है बच्चों, सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। कौन सा प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए चलिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है व्यावसायिक मोटरों में। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, है ना। अगर आप लोग बोरिंग हो रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लोग पानी पी लीजिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो व्यावसायिक मोटरों में जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ, तो विद्युत चुंबक, किसका प्रयोग होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है ना। वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हृदय तथा मस्तिष्क। कौन सा, हृदय तथा मस्तिष्क का उत्पन्न होना अनिवार्य है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्या बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा होता है, नरम लोहे का उपयोग होता है। कौन सा प्यारे बच्चों, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, हृदय तथा मस्तिष्क का होना अनिवार्य माना गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन चुका है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्या प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नरम लोहे का। कौन सा प्यारे बच्चों, नरम लोहे का। कौन सा प्यारे बच्चों, नरम लोहे का उपयोग होता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है तो कौन सा प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। जिस नेत्र का निकटतम बिंदु बनता है 25 सेंटीमीटर का बनता है तो वह स्वस्थ नेत्र भी माना गया है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य
करती है ना। यहाँ पर क्राई लिखा हुआ, क्या लिखा है, क्राई लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है पर बच्चों, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, किस प्रकार का कार्य करती है ना। तो मेरे पर बच्चों जो आँख की पुतली होती है वह किस प्रकार का कार्य करती है, तो मेरे पर बच्चों वह हमारे परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति क्या करती है, कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति क्या करती है पर बच्चों, वह कार्य करती है। क्लियर पर बच्चों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो मेरे पे बच्चों हार्मोन शब्द का जो नामकरण किसने किया था, तो बेलिस एवं स्टारलिंग ने। किसने पे बच्चों, बेलिस एवं स्टारलिंग ने नामकरण किया था। क्लियर पे बच्चों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो मेरे प्यारे बच्चों पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने। किसने प्यारे बच्चों, मेंडल ने दिया था। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि वाहन चालन हेतु, क्या प्यारे बच्चों, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। मेरे बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हम साइड ग्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड ग्लास। आप लोगों ने साइड ग्लास का नाम सुना होगा, बसों में जो साइड में ग्लास लगे होते हैं ड्राइवर के बाजू में, और इस साइड भी लगा होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम साइड ग्लास बोलते हैं, जिससे हिंदी में पश्च दृश्य दर्पण क्या बोलते हैं, जिसे हम पश्च दृश्य दर्पण के नाम से जानते हैं। तो मेरे बच्चों जो वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो यदि पर बच्चों आप लोग को याद आ रहा है, अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, है ना, तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सर ग्लास किसका बना होता है ना। चलिए आप लोग आंसर मत देखिएगा, है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड में गौर करिएगा, जिस चीज़ को मैं चर्चा कर रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग गौर करिएगा कि हाँ यार हमने तो पढ़ा था कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इसी दर्पण को तो हम तो पढ़े हैं यार। चलिए तो साइड ग्लास, तो साइड ग्लास जो लगा होता है तो वह उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो फिर बच्चों उसमें जो दर्पण लगा होता है वह हमारा साइड ग्लास का, वह हमारा उत्तल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है फिर बच्चों, उत्तल दर्पण का बना होता है ना। तो पश्च दृश्य साइड ग्लास। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर बच्चों। चलिए ताप उपक्रम होता है, क्या बच्चों, ताप उपक्रम होता है, ताप उपक्रम। अब ताप उपक्रम क्या होता है बच्चों, तो यह ताप उपक्रम जो होता है बच्चों यह धनात्मक हास होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का धनात्मक हास होता है। क्लियर है, ताप उपक्रम मतलब धनात्मक हास। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे बच्चों यहाँ आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी मनुष्य के लिए, क्या पर बच्चों, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में, प्रत्येक 10 सेकेंड में स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। कितनी होती है, प्रत्येक 10 सेकेंड में 1000 घन फीट वायु की आवश्यकता होती है। किसके लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, और स्वच्छ हवा की जरूरत पड़ती है। क्लियर पर बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों से बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिर बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रेफ्रिजरेशन, है ना, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे, जिससे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर को घटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों, जिससे कीटाणुओं की वृद्धि, जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरी बात से आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सहमत होंगे और मेरी बातों को समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर फिर बच्चों। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिर बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एशिया, क्या बच्चों, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है। तो मेरे बच्चों एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है, तो कवालूर में। कहाँ पर बच्चों, कवालूर में। क्लियर है, कवालूर में स्थित है। क्लियर है। चलिए फिर बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि होलोग्राम, होलोग्राम किसे कहते हैं, होलोग्राम किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों जो होलोग्राम होता है यह एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। क्या है बच्चों, पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक एक रिकॉर्ड होता है।
क्लियर पर बच्चों। चलिए पर बच्चों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पर बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है पर बच्चों, यहाँ पर हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है, क्या बच्चों, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, क्या बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और प्यारे बच्चों आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और उनको भी बताएं कि यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पर बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सपोर्ट करें प्रजापति सर को।